बातचीत की कला निराली, छल के शब्दों की मधु प्याली, यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। तो बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक पर बातें करने जा रहा हूँ वो है बातचीत की कला, कन्वर्सेशनल स्किल्स। कि हम किसी के साथ में कैसे बातचीत करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे हम उनकी बात सुनते हैं, कैसे उनकी बातों का जवाब देते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी अभी ये जो 2 लाइन की छोटी सी एक छोटा सा दोहा मैंने पढ़ करके सुनाया कि बातचीत की कला निराली, छल के शब्दों की मधु प्याली, यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। भावमनियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयंगम करने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है। तो बच्चों, आपने अपने आसपास में भी देखा होगा कि आपके क्लास के भी कुछ बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी किसी से दोस्ती कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बातें वो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहते हैं और उनकी बातों को समझने में टीचर को या आपको कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कुछ कहते हैं और कहते कहते अटक जाते हैं, और कुछ बच्चे इतनी धीमी आवाज़ में बोलते हैं कि दूसरे बच्चे या दूसरे टीचर उसकी बात सुन ही नहीं पाते। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं ना। तो बातचीत करना एक बहुत बड़ा गुण भी है और ये ज़रूरी भी है कि हम अगर आजकल की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो हमें अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। किताबें रट रट कर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर भी बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, आपने ऐसा देखा होगा कि आपके स्कूल में भी कुछ टीचर्स होंगे जो बातचीत करने में बड़े अच्छे हैं और ऑब्वियसली वो बहुत ही पॉपुलर टीचर होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्षमता के 2 लोग एक फील्ड में बराबर सफलता हासिल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस विषय की जानकारी तो दोनों के पास में है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन एक बातचीत करने में अच्छा है और दूसरा बातचीत करने में कमज़ोर है। तो जो व्यक्ति बातचीत करने में अच्छा है वो अपनी बातों से, अपनी वाक्पटुता से दूसरे को बात करके समझा लेगा, कन्विंस कर लेगा, और वहीं दूसरा बंदा फेल हो सकता है। तो बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार अथवा रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोहों, विक्रय केंद्रों और व्यापारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होता है। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हम दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करें। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए तो समाज तथा परिवार में पनप रही कटुता, असहिष्णुता, वैमनस्यता जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में बड़ी दरारें पड़ जाएंगी। ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में भी लोग एक दूसरे से अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते और गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। और कई बार अगर दोनों पक्षों के बीच में कम्युनिकेशन गैप, संवादहीनता की स्थिति हो जाए तो उसकी वजह से समस्याएं बढ़ भी जाती हैं कि ऐसे में दूसरों के जरिए बात होगी और दूसरे उस बात को क्या पता कैसे करके एक दूसरे के सामने में रखें, है ना।
तो बातचीत की महत्ता और उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। अजय, आपको तो अभीष्ट परिणाम वाहिनी बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल सतत अभ्यास एवं साधना करनी होगी। अभ्यास, प्रैक्टिस की बात है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत का दूसरों पर और दूसरों की बातचीत पर आपके अंदर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इससे आपको आत्मचिंतन और आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। सुने अधिक, बोलें उससे कम, स्वार्थ प्रकट कर बात न बोलें, बात न काटें दूजों की हम, मृदु वाणी का मधुरस घोलें। एक बार फिर से कहता हूँ कि सुने अधिक, बोलें उससे कम, स्वार्थ प्रकट कर बात न बोलें, बात न काटें दूजों की हम, मृदु वाणी का मधुरस घोलें। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमको ध्यान से सुनना है और बोलना उससे कम है। सुनने पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए और जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। सॉरी। और स्वार्थ प्रकट कर बात न बोलें, और हमारी हर बातचीत में हमारा अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, दूसरों का ख्याल भी होना चाहिए। और अगर दूसरे अपनी कोई बात हमसे कह रहे हों, सुना रहे हों, तो हमें उनकी बात काटनी नहीं चाहिए, उन्हें बोलने का पूरा पूरा मौका देना चाहिए। मृदु वाणी का मधुरस घोलें, और हमारी वाणी में, हमारी वॉइस में एक मिठास होनी चाहिए। सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए, चुभना नहीं चाहिए। तो जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपकी चरण चूमेगी। बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं। इसे आकर्षक कैसे बनाया जाए? सच्चरित्रता ही सुखकर है, निज चरित्र उत्थान करें हम, हो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करें हम। तो यहाँ हम लोगों ने क्या बात की कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, मतलब कि आप एक अच्छी पर्सनालिटी, एक असरदार पर्सनालिटी, एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कैसे बनाएंगे। अगर आपकी पर्सनालिटी आकर्षक होगी, असरदार होगी, तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो इसीलिए तो कहा था कि सच्चरित्रता ही सुखकर है। अपना चरित्र सच्चा साफ रखना ही सबसे ज़्यादा सुखकर है। और हमें अक्सर कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने चरित्र का उत्थान करें, इसको ऊंचाइयों पर ले जाएं। और हमारा व्यवहार सबको सुख पहुंचाने वाला होना चाहिए। और अगर किसी भी तरह का दुर्गुण हमारे अंदर में है जो हमें पता है, तो हमें उसे खत्म करना चाहिए, अवसान करना चाहिए। चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरुजन, संगति एवं वातावरण के प्रभावों को भी नकारा नहीं जा सकता। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर बात यह है बच्चों कि अगर इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप दूसरे के विचारों को, दूसरे की बुरी आदतों को, दूसरे की बुराइयों को अपने ऊपर में हावी नहीं होने देंगे, आप उसे रोक लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व मजबूत नहीं है, तो हो सकता है कि आप बहकावे का शिकार हो जाएं। आप उनके साथ बोलें, हर कोई जो कुछ भी कहता है बस आप उनके साथ हो जाएं, बिना ये सोचे विचारे कि ये सही है या गलत है ना। बातचीत में अधरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मधुर मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक ओर प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है, तो दूसरी ओर परेशान, उद्विग्न और उदास लोगों के लिए राहत और भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है, जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम की का प्रतीक होती है। कपट, स्वार्थ और गुणता और हीनता की भावना से ग्रस्त कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है।
जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। मुस्कुराहट का अक्षय कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते, उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, जाता कुछ भी नहीं और मिलता बहुत कुछ है। अच्छा बच्चों, आप जरा सोच करके देखो कि अगर आपके सामने में दो लोग बातचीत करने आ रहे हैं, एक के चेहरे पर मुस्कान है और दूसरे के चेहरे पर उदासी है, तो आप किससे बातचीत करना चाहोगे? नेचुरली जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, जो खुश दिख रहा है, आप उससे बातें करना चाहेंगे। तो यही बात आपके अंदर भी होनी चाहिए कि अगर आप किसी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, किसी के सामने में कुछ बातें रखना चाहते हैं, एक मीटिंग को उद्घोषित करना चाहते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, लोगों को आपके अंदर में चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए, आशा दिखनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए। और ऐसे में जब आप जो कुछ भी बातें कहेंगे, लोग उसे ध्यान से सुनेंगे और अगला आदमी अगर 1 to 1 एक से एक की बातचीत हो रही है आपकी, तो ऐसे में भी अगला व्यक्ति आपसे बातचीत करने को उत्सुक होगा। और अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी आपकी बातचीत खत्म हो और वो निकले यहाँ से, भागे यहाँ से। तो बातचीत का क्रम बनाए रखने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुस्कुराते रहते हो तो आपको देख करके दूसरे भी मुस्कुराएंगे, दूसरों को भी खुशी मिल सकती है ना। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक दिन एक नवविवाहिता स्त्री ने रेडियो खोला। उसमें एक ही स्टेशन पर दो भिन्न भिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातःकालीन व्यायाम तथा दूसरे में पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी। रेडियो से आवाज़ आ रही थी कि अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ कूल्हों पर रखिए, एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए, अपने शरीर को अंगूठों और पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए, 6 बार लगातार ऐसा कीजिए और इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट के बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा गर्म परोसिए। पत्नी 10 मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी और पति महोदय चुपके सभी क्रियाएं देख रहे थे। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। नवविवाहिता भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी। तो देखा आपने कि 2 अनमोल बातें एक साथ प्रस्तुत हो जाने से विनोद का कारण बन गईं। इसी प्रकार बातचीत में अनमोल प्रसंग हास्य और विनोद का कारण बन जाते हैं। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल में क्या है कि उस रेडियो से एक ही स्टेशन से रुक रुक करके 2 अलग अलग आवाज़ें आ रही थी और इसी वजह से उस महिला को दिक्कत हुई। वो समझ नहीं पाई, वो उन दोनों को वो फिगर आउट नहीं कर पाई कि ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम हैं, अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं। और इसकी वजह से वो जो समझ रही थी कि वो एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का उपक्रम कर रही है, उसमें गलतियां हो गई, है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हों तो हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, अगला व्यक्ति उस विषय पर बातचीत करने को उत्सुक है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी डफली अलग बजा रहा हूं और उसकी डफली का राग कुछ अलग है। ऐसे में बातचीत का कोई सही नतीजा नहीं निकलेगा। स्नायविक थकान, क्षोभ, मलाल, तुनक मिजाजी, चिड़चिड़ापन आदि सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मरहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद में उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। उसका यही काम ही था कि तोते खरीद करके लाता था, पकड़ करके लाता था और उसको कुछ बातचीत करना सिखा देता था और वो किसी को उसे बेच दिया करता था या किसी को देख करके उससे इनाम लिया करता था। यही काम ही था। तो एक बार एक बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया। उसे इंसानी बोली सिखाई गई। वह भविष्य की बात भी बता देता था। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके इनाम पाया। अब देखिए क्या होता है कि बादशाह ने तोते की देख रेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा। तोते की मरने की खबर देखने वाले को
तोते की मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। इतना प्रेम था बादशाह को, अकबर को, उस तोते से कि वो उसका जरा सा भी बुरा नहीं सुनना चाहता था। अब लीजिए, तोता भी तो एक जीव है, एक पक्षी है, हर पक्षी की एक उम्र होती है। एक दिन अचानक तोता मर गया तो तोते का रखवाला घबरा गया। वह भागा भागा बिरबल के पास गया और कहने लगा कि अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं, कि यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड, और बादशाह स्वयं पता लगाएंगे तब भी मृत्युदंड। अब मैं क्या करूं? बिरबल ने कहा कि आप निश्चिंत रहें। बिरबल बादशाह के पास आकर बोले कि हुजूर, आपका तोता था, और वो ठहर गए। सॉरी। तो बिरबल ने बादशाह के पास जाकर के क्या कहा कि हुजूर, आपका तोता था। बिरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा कि क्या हुआ तोते को? गरीब परवर मैं नहीं कह सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न फुदकता है। तो ये बातें कही बिरबल ने अकबर को। कैसे कहा? एक तो उसने कहा कि गरीब परवर, मतलब कि आप गरीबों के राजा हैं, गरीबों पर मदद करने वाले हैं, गरीबों के प्रति दयालु स्वभाव के हैं। अक्सर लोग अपने से बड़ों को, राजा महाराजा को ऐसे ही कहते हैं। तो बिरबल ने बड़ी चतुराई से क्या कहा कि इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, और न फुदकता है। बिरबल ने ऐसा नहीं कहा कि आपका तोता मर गया, बस बिरबल ने ये बताया डिटेल में कि वो क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहा है। बादशाह ने कहा कि चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है? ये बात अकबर ने बड़े क्रोध से बिरबल से कहा कि वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है। तो बिरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता मुझे। आपने कह रखा था कि तोते की मरने की खबर देने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो देखा आपने कि इस कहानी में, इस छोटे से एग्जाम्पल में, किस प्रकार अपने बुद्धि बल और वाक पटुता से बिरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी। विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी को क्या कहेंगे? तुरंत जवाब देने वाला या सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ में बोलने वाला। तो ये जो विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी है, ये 4 चांद लगा देती है। शब्द चातुर्य से प्रतिकार स्वरूप दिए गए तात्कालिक उत्तर चुटीले होते हुए भी बातचीत में सरसता, रोचकता और आकर्षण ला देते हैं। कटुता और विरोध की भावना पैदा किए बिना उद्देश्य को पूर्ण कर देते हैं। बातचीत में जितनी ही अधिक सावधानी, सजगता तथा संयम बरता जाता है, उतनी ही यह कला सार्थक तथा अमोघ सिद्ध होती है। आवेश तथा अति प्रगल्भता बातचीत की कला को विकलांग बना देती है। आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता है, बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। महिमा हरण मतलब उसकी बेइज्जती होती है, उसकी तारीफ नहीं होती, उसकी आलोचना होती है। और जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान है। अगर आपके पास में जानकारी है और आप बोल ही नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पर आपको लिख करके बताने का मौका मिले। तो अगर आपके पास जानकारी है और आप बोल नहीं पाते हैं, तो इस विद्या का आपके हाथ में एक ऐसे हथियार की तरह से होने के समान है जैसे कायर के हाथ में तलवार हो, डरपोक के हाथ में तलवार हो। तो बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन व विद्वानों का सत्संग तथा सभाओं आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आज आपको एक लेख पढ़ करके सुनाया है कि बातचीत की कला, कन्वर्सेशनल स्किल्स, हम अपनी बातचीत की कला को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, है ना। और आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे
तो आप बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सफल व्यक्ति हो सकते हैं, और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपसे सीखेंगे, लोग आपसे प्रेरित होंगे। अच्छा बच्चों, मैंने इस चैप्टर में देखी हैं कुछ बातें, जैसे कि कई सारे शब्द हैं जो कि विशुद्ध साहित्यिक शब्द हैं और आपको इनका अर्थ अच्छे से ज़रूर पता होना चाहिए, तभी तो आप उसे बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में या किताब से पढ़ने के तौर पर उसको सही से उसका अर्थ समझ पाएंगे, है ना। तो मैं एक बार इनकी भी चर्चा करता हूँ आपसे। जैसे पहला शब्द है भावमणि, तो इसका है भावना रूपी मनिया। हृदयंगम, मन में बैठा हुआ। दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर होने का मतलब है दिखाई देना। असहिष्णुता, असहनशीलता। वैमनस्यता, शत्रुता। अभीष्ट, मतलब जिस चीज़ की आपको इच्छा हो, जो आपको चाहिए। परिणाम वाहिनी, रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाम की ओर ले जाने वाली। पारंगत, पारंगत होना मतलब एक्सपर्ट होना, प्रवीण होना। आत्मचिंतन, मन ही मन में सोचना। आत्मशोधन, स्वयं को सुधारना। सर्व सुखकारी, सबको सुख प्रदान करने वाला। दुर्गुण, बुराई। अवसान, मतलब कि दूर करना, नीचे की ओर आना। निश्छल, छल से रहित। उद्विग्न, बेचैन, डेस्परेट। भग्नाश, मतलब जिसकी आशा टूट गई हो। प्रस्फुटित होना, इसका मतलब होता है खिलना। स्नायुविक थकान, नाड़ियों की थकान, है ना। क्षोभ, क्षोभ होना, क्रोध होना। मलाल होना, मतलब कि दुख होना, पश्चाताप करना। तुनक मुजाजी, जल्दी गुस्सा हो जाना। वाक्पटुता, तो वाक्पटुता का मतलब क्या होगा कि जो आदमी बोलने में चतुर है, एक्सपर्ट है, चालाक है, कि उसे क्या कब बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कटुता का मतलब क्या है, करवाहट। अमोघ, अचूक। अति प्रगल्भता, अत्यधिक बढ़ चढ़ करके बोलना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। और विकलांग होना, वो तो आप समझते ही होंगे, विकलांग होने का मतलब होता है अपंग होना, फिजिकल डिजेबिलिटी। ए पर्सन विथ फिजिकल डिजेबिलिटी, देख नहीं सकना, बोल नहीं सकना, सुन नहीं सकना, हाथ का नहीं होना, पैर का नहीं होना, चल फिर नहीं पाना। सो ये सारे की सारी फिजिकल डिजेबिलिटी है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आज आपका चैप्टर नंबर 10 ख़त्म किया है, जिसका नाम था बातचीत की कला। तो ये जो चैप्टर है ये आपके किताब में आपके कोर्स के लिए पढ़ने के हिसाब से भी बहुत उपयोगी है। साथ साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसमें जो बातें सिखाई गई हैं उसे आप इस्तेमाल करके आप सफल हो सकते हैं, एक कुशल वक्ता बन सकते हैं, एक ऐसा आदमी जिससे सभी लोग बातचीत करना चाहें, है ना। तो ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल का नाम याद रखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। धीरे धीरे मैं इस पर आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। शुभ विदा।